सबसे पहले मैं आपका कमेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो एक तकरीब में खिताब के हवाले से कहूँगी। कल वो उन्होंने तनकीद का तो निशाना बनाया, लेकिन काफ़ी अरसे से वो थोड़े साइलेंट मोड पे थे और जाहिर है उस पर टेक ओवर किया हुआ था बहुत सारी दीगर चीज़ों ने। आप क्या समझते हैं कल दोबारा से जो एक बयान देने का सिलसिला शुरू हुआ है उनकी जानिब से? ठीक है, वो खुद को सियासत में हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मुतहरक कर रहे हैं, लेकिन देखिए ना, अभी उनकी हुकूमतें हैं मरकज में भी और पंजाब में भी। जी, वो ऐसी तो कोई बात नहीं कर सकते जो उनकी हुकूमतों को एम्बैरस करे, और वो ऐसी भी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते जो हुकूमतों के लिए मुश्किल का बायस बने। आपने जैसे इंट्रो में कहा कि उन्होंने आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं की। देखिए, वो कोई बात करते तो वो हुकूमत की बात समझी जाती है, हुकूमती जमात के सरबराह की बात समझी जाती है। मुझे लगता है अभी उस महात पर चीज़ें तय नहीं हैं, कब क्या करना है और किस तरह करना है। लिहाजा नवाज शरीफ को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते थे जो पब्लिक में वो दे दें और बाद में वैसा ना हो, इसलिए उन्होंने इस टॉपिक को नहीं छेड़ा। लेकिन सियासी दर्जा हरारत चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ये एहतजाज की वजह से, तो उन्होंने उस दर्जा हरारत पर बात जरूर की है। केपी से जो लोग आते हैं उस पर बात की है, पंजाब केपी रिलेशंस पर बात की है, वो भी अपनी जगह एक हॉट टॉपिक है आईनी तरमीम के अलावा, तो उन्होंने उस पर बात की। और बिलखसूस वो मरियम नवाज की हुकूमत से बहुत रिलेटेड था कि पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत है, वो रोकती है उनकी बेटी के पीछे लोग आते हैं, फिर कहा जाता है केपी और पंजाब का तनाव है, तो उन्होंने उसमें अपनी बेटी की हुकूमत का दिफा किया है। लेकिन मुझे लगता है उनका लंदन ना जाने का ऐलान जो है अभी, कि वो लंदन नहीं जा रहे, वो ये जाहिर कर रहा है कि आईनी तरमीम आ रही है, लेकिन चूंकि चीजें अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं है तो उन्होंने उस पर बात नहीं की है। ठीक हो गया। कल उन्होंने जो इमरान खान साहब हैं उन पर भी बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जेल में बैठे हुए शख्स से पूछें कि केपी के लिए क्या किया गया। साथ कहा कि कभी कहा कि अपना घर स्कीम केपी में शुरू करूंगा लेकिन महंगाई कम करूंगा, लेकिन ये सब नहीं हुआ, ऐसा मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा। अब जाहिर है हम ये समझते हैं और आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि सियासत के अंदर ये बयानबाजी रहती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जैसे आपने कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने से गुरेज किया, लेकिन आप समझते हैं कि इतना काफ़ी टाइम हुआ कि उनकी जानिब से इस तरह के कोई बयान या कोई चीज़, या वो इतने वोकल नहीं थे, एकदम से आना ये भी कोई निशानदेही है किसी चीज़ की? जी, सियासी दर्जा हरारत गर्म हुआ है, आगे एहतजाज है, पंजाब ने उन्हें एहतजाज को रोकना है। उन्होंने मरियम नवाज को अपनी सपोर्ट का ऐलान किया है, जो मरियम नवाज कर रही हैं उसकी हिमायत की है और पॉलिटिकल बैकिंग मरियम नवाज के पीछे अपनी खड़ी की है। वो तो हमें समझ आती है कि अगर 4 तारीख के एहतजाज को रोकना है तो उसको रोकने के जवाज और उसको जायज़ बनाने के लिए नवाज शरीफ ने अपनी तौर पर दलाइल भी दिए हैं और बयानियाँ भी बनाने की कोशिश की है। तो हॉट टॉपिक तो अभी 4 तारीख का एहतजाज था जिसको रोकने के हवाले से उन्होंने बात की। बाकी ये सवाल तो देखिए हर हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल होना चाहिए। अगर पंजाब के अस्पतालों में हर 5वां मरीज केपी से आता है तो यकीनन केपी की हुकूमत से सवाल होना चाहिए कि आपने अपने सूबे में इतने अस्पताल क्यों नहीं बनाए और लोग क्यों मजबूर हैं केपी से पंजाब के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने के लिए। 12-13 साल हो गए आपकी हुकूमत को मुसलसल, तो अब तो केपी के लोगों को केपी में इलाज की सहूलत मैसर हो जानी चाहिए थी 10-12 साल में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो कल हमने अदालत के अंदर मामला देखा सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे फिर से आर्टिकल 63A की नज़रसानी केस की समाअत हुई और इस दौरान बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई। अली जफ़र साहब ने बेंच पे एतराज़ उठाया जिस पे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद किया, लेकिन उसके बाद जो वकील हैं काज़मी साहब, उनकी और चीफ जस्टिस के दरमियान जो गर्मा गर्मी हुई, आप क्या समझते हैं? और फिर धमकी देना कि 500 वकील बाहर खड़े हैं। जी देखिए, हम अदालती फैसलों पर तनकीद भी करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। जब फैसला आ जाए तो उस पर तनकीद करने का अख्तियार सबके पास है। पार्लियामेंट को ये इजाज़त है कि पार्लियामेंट अदलिया के बारे में पार्लियामेंट के अंदर बात की जा सकती है और उसको कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आप देखिए, पिछले दिनों मुस्तफ़ा कमाल ने और फैसल वाडा ने अदलिया के बारे में बात की तो उनको तौहीन अदालत के नोटिस दिए गए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी को तौहीन अदालत में सजाएं दी गई। यूसुफ रज़ा गिलानी को भी तौहीन अदालत में सजा दी गई। ये सवाल तो सब करते हैं कि जब पीटीआई के मुखालफीन अदलिया के बारे में कोई बात करें तो उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस भी होते हैं और सजाएं भी होती हैं।
लेकिन अगर पीटीआई के लोग अदालत में खड़े होकर भी चीफ जस्टिस से बदतमीजी करें और उनके साथ बदजुबानी करें तो उनको कुछ नहीं कहा जाता, चाहे वो बानी पीटीआई हो चाहे पीटीआई के कारकुन हो। मैं समझता हूँ कि कल उस वकील का लाइसेंस भी मुअत्तल होना चाहिए था। आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब ने बाबर अवान का लाइसेंस अदालत में बदतमीजी करने पर मुअत्तल कर दिया था। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर का लाइसेंस भी मुअत्तल हो गया था अदालत में बदतमीजी करने पर। तो मेरे ख्याल में कल काजी फाइज ईशा ने नरमी दिखाकर ठीक नहीं किया। उन्होंने ये रवायत डाली है कि अदालत में खड़े होकर बदतमीजी करो तो कुछ नहीं होता, उन्हें वहाँ तौहीन अदालत की सजा देनी चाहिए थी और उनका लाइसेंस मुअत्तल कर देना चाहिए था। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, जैसे अभी आप मुजम्मिल साहब खुद भी मेंशन कर रहे हैं। इससे पहले आपने बाबर अवान का जिक्र किया, फिर उसके साथ साथ बैरिस्टर अली जफ़र का जिक्र किया। अदालती कामों में ठीक है इख्तलाफात होना, वकीलों का आपस में दलाइल देना, ये सब चीज़ एक प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन क्या आप समझते हैं ये प्रेसिडेंट सिर्फ वकीलों की जानिब से नहीं, सियासतदानों की जानिब से भी सेट किया गया है कि अदालती मामलात को, शख्सियात को कंट्रोवर्शियल किया जाए, अदलिया पर तनकीद की जाए और इतने खुलेआम की जाए कि आप अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस को ये धमकी दे रहे हैं कि जी हम देखते हैं कि फैसला हमारे खिलाफ कैसे आता है। जी अब देखिए अदालत के बाहर तो एहतजाज होते भी हमने देखे हैं, सड़कों पर अदलिया के फैसलों पर राय भी हमने देखी है, लोग तनकीद भी करते हैं अदलिया के फैसलों पर, और जब एक फैसला आ जाए तो उस पर तनकीद करने की इजाजत भी है। लेकिन अदालत में खड़े होकर जज से बदतमीजी जो है वो तो कोई ट्रायल कोर्ट के जज के साथ भी नहीं की जानी चाहिए। कुछ चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि कल जो नरमी दिखाई गई है वो ठीक नहीं थी, वहीं पर सजा दी जानी चाहिए थी, जेल भेजा जाना चाहिए था और लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। ठीक हो गया। आपने अभी तहरीके इंसाफ के एहतजाज के हवाले से बात की जो कि 4 अक्टूबर के हवाले से है और डी चौक में जो करने जा रहे हैं, आप क्या समझते जी तहरीके इंसाफ की जो जलसों की स्ट्रैटेजी एहतजाज में कन्वर्ट हुई है? कल भी मैं आज अखबार में देख रही थी कि कल जब एहतजाज हुआ है तो कई कारकुनान को जो कह लें शेलिंग भी हुई है, झड़पें भी हुई हैं और 200 से ज़ायद गिरफ्तार भी हुए हैं, जबकि 9 अरकान असम्बली भी इस हवाले से गिरफ्तारी उनकी अमल में लाई गई है। ये जो एहतजाज की सियासत अब तहरीके इंसाफ दोबारा से अपनाने जा रही है, डोंट यू थिंक कि ये ज़्यादा केओस को ट्रिगर करेगी? मेरे ख्याल में ये वन टाइम है। आप एक देखें तहरीक इंसाफ की जो कल जो एहतजाज अगर मैं देखूं तो क्या आप कह सकती हैं कि फैसलाबाद में हजारों लाखों लोग निकले हुए थे? नहीं, चंद 100 लोग जो कारकुन थे वही थे। मियां वाली में भी ऐसी सूरत हाल थी, बावलपुर में भी। एक तो ये बात इन एहतजाज से सामने साबित हो रही है कि अवाम की शमूलियत इसमें नहीं है और सिर्फ सियासी जमात के अपने कारकुन और MPs जो बंदे ले आए, MNAs ले आए, वही शामिल होते हैं। तो अगर आपके साथ अवामी ताकत नहीं है, हजारों लोग आपके साथ नहीं है, तो एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। अब जैसे लाहौर में अगर एहतजाज करें तो लाहौर में तो 50-60 हज़ार लाख लोग होने चाहिए, फैसलाबाद में भी होने चाहिए, भावलपुर में भी होने चाहिए। ये सब बड़े पॉपुलेटेड सिटीज हैं और यहाँ लाखों की आबादियां हैं। तो मेरे ख्याल में कल जो एहतजाज के जो टारगेट्स थे इमरान खान के वो पूरे नहीं हुए हैं। गवर्नमेंट ने गिरफ्तारियां जरूर की हैं लेकिन उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ मजीद कमजोर होगी और उसकी एहतजाजी ताकत भी कमजोर होगी और दोबारा कॉल देना मुमकिन नहीं होगा। तो डी चौक का जो एहतजाज है, आपको लगता है कि उसकी सूरत हाल भी है मियाँ वाली और जैसे फैसलाबाद में हमने देखा है उसी हिसाब से होगी? देखिए अगर तो इस्लामाबाद पिंडी से हजारों लाखों लोग निकल आए तो डी चौक भर जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि केपी से लाके डी चौक को भरा जा सकता है और ना केपी से कोई किसी को डी चौक पे पहुंचने देगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता। आपको ना लोकल आबादी की सपोर्ट चाहिए होती है कहीं भी आपने एहतजाज करना है। आप बाहर से लोग ले आए लेकिन मुकामी आबादी जब तक आपके साथ शरीक ना हो तो आप बाहर से लाकर एहतजाज को कामयाब नहीं कर सकते। ये बात समझने की है कि आप केपी से लोग लाकर पंजाब में एहतजाज कामयाब नहीं कर सकते, आपको लोकल लोगों की जरूरत होगी। अगर 4 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर से 50,000 लोग निकल आते हैं तो फिर तो एहतजाज कामयाब होगा, लेकिन अगर सबने केपी के काफिले का इंतजार करना है और बाकी डी चौक खाली पड़ा है तो फिर यकीनन डी चौक कोई नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन मुजम्मिल साहब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनको एहतजाज जो उनका करना, जो उनका जमहूरी हक है वो उनको नहीं दिया जाता और हुकूमत उनकी राह में जो कह लें रुकावटें खड़ी करती है, उनके कारकुनों को आने से रोका जाता है। लाहौर जलसा हो या इस्लामाबाद का हो, दोनों जलसों में उन्होंने यही बात की और फिर उन्होंने बाद में जो एहतजाज की स्ट्रैटेजी अपनाई तो उनको शिकायत है कि जी हुकूमत उनको फैसिलिटेट नहीं करती, टाइम बाउंड करती है, उनके कारकुनों को रोकती है, कंटेनर्स खड़े करती है। तो ये सारे मामलात के बावजूद वो कहते हैं कि हमारे लोग तभी नहीं पहुंच पाते हैं।
लेकिन जब लोगों ने पहुंचना हो ना तो फिर ये हुकूमत की रुकावटें कुछ नहीं कहती हैं। लोग पहुंचे हैं ना, लाहौर की जलसा का खाली तो नहीं थी। अगर 10-20 हज़ार लोग पहुंचे तो लाखों लोग भी पहुंच सकते थे। और मैं ये नहीं मानता कि अगर आपके पास 10,000 का क्राउड भी मौजूद है तो कोई हुकूमत आपकी बत्ती और साउंड सिस्टम बंद कर सकती है। ये इंतजामिया की मर्जी से ही बंद हो सकता है, वरना 10,000 लोग भी मौजूद हों तो किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि वो लाइट बंद करे या साउंड सिस्टम बंद कर दे। ये मिलकर ही होता है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो हुकूमत एहतजाज प्लेट में रख के अपोजिशन को नहीं देती है। माजी में पीटीआई ने जो एहतजाज किए हैं तब एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत उनको हासिल थी और उस हिमायत की वजह से उन्हें एहतजाज प्लेट में रख के दिया जाता था। वरना अपोजिशन ने जब एहतजाज करना होता है तो हुकूमती रुकावटों को तोड़ के ही करना होता है। हुकूमत ने कभी एहतजाज प्लेट में रख के पेश नहीं किया कि आइए एहतजाज कीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं।